श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे रोहिणी निवास पर और कुछ फुटकर विषयों पर। तो देखिए, रोहिणी निवास कहाँ होगा? रोहिणी का निवास होता है एक तो समुद्र में, एक तट पर, एक संधि में और एक पर्वत पर। 4 स्थानों पर रोहिणी का निवास होता है। विशोपका नयनम पुस्तक जो मेरे द्वारा लिखी गई है, ये आप देख रहे होंगे, आपको दिख रही है विशोपका नयनम पुस्तक। ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। इसके पृष्ठ क्रमांक 94 पर रोहिणी रमण चक्र दिया है और इसी को रोहिणी निवास कहते हैं। मेष संक्रांति प्रवेश के समय जो दिन नक्षत्र या जिसको चंद्र नक्षत्र कहते हैं वो जो था, वहां से लगाकर और रोहिणी तक गिनेंगे। जितनी संख्या होगी उसके अनुसार इस चक्र में देखेंगे, उस चक्र के पास लिखा गया ही रोहिणी का निवास होगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा। संवत 2078 का श्री भादो माता पंचांग लेते हैं और इसमें देखते हैं कि सूर्य मेष राशि पर कब प्रवेश करता है। देखिए, सूर्य हमेशा मेष राशि पर आएगा 13, 14 या 15 अप्रैल को। तो हम देखेंगे 13, 14 या 15 अप्रैल के सामने 13, 14 या 15 अप्रैल में से एक दिन, जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करे, उस दिन, उस समय कौन सा नक्षत्र था उसको देखेंगे और वहां से रोहिणी तक गिनती करेंगे। देखिए, मेष संक्रांति प्रवेश होता है इस वर्ष, वो चैत्र शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार को अर्थात 13 अप्रैल को रात को 2:43 पर, मतलब 14 अप्रैल को सुबह। तो 2:43 पर, और इधर अश्विनी नक्षत्र था 14:19 तक। देखिए, मैं आपको लाइन बताता हूं। श्री भादो माता पंचांग में कैसे लिखा जाता है। पहले तारीख है, यहां 13 अप्रैल लिखी है, उसके बाद एकम तिथि लिखी है, फिर मंगलवार लिखा है, फिर एकम के घटी पर 10:03 लिखे हैं, और उसके बाद उसके घंटा मिनट समाप्ति में 10:16 लिखे हैं। फिर अश्विनी नक्षत्र लिखा है। अश्विनी नक्षत्र के घटी पल बनते हैं वो 20:11 पल, 20:11 पल, और उसके बाद उसका समाप्ति काल है वो 14:19 है। और इसी लाइन में अगर अंत में देखें तो ए लिखा है, ए लिखकर विवरण लिखा है, फिर सूर्य अश्विनी पर फिर बी लिखा है, तो अश्विनी मेष में बी में लिखा है 26:43। सूर्य अश्विनी मेष पर 26:43। देखिए, हमारा अश्विनी नक्षत्र 14:19 पर उतर गया। 14:19 के बाद भरनी आ जाता है, इससे अगला नक्षत्र। तो भरनी से रोहिणी तक गिनेंगे। मतलब मेष राशि पर सूर्य आता है, उस दिन जो दिन नक्षत्र हैं वहां से लगाकर रोहिणी तक गिनने के बाद जो संख्या आती है उसको पृष्ठ क्रमांक 94 पर हमें देखना है। तो देखिए, हमारा यहाँ का दिन नक्षत्र जब सूर्य मेष पर आया उस समय भरनी आ चुका था। भरनी से रोहिणी तक गिनेंगे। भरनी, कृतिका और रोहिणी 3 संख्या होने के कारण पृष्ठ क्रमांक 94 पर यदि हम देखते हैं विशोपका नयनम पुस्तक के, तो 3 में लिखा है तट पर समुद्र का वास, समुद्र का नहीं, रोहिणी का वास जो है वो तट पर है। अब देखिए, श्री भादो माता पंचांग
पृष्ठ क्रमांक 1 रोहिणी का निवास तट पर ही लिखा है। रोहिणी के निवास तट का फल, इस वर्ष में रोहिणी का निवास तट पर होने से शुभ वर्षा हो और अन्न धन की वृद्धि हो। ये जो है सम्मत 2078 का फल आपको मैंने रोहिणी के आधार पर बताया। तो आप रोहिणी का निवास आसानी से इस पुस्तक की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ही समय का वाहन भी दिया है, अर्थात हमारा जो राजा है उसके अनुसार समय का वाहन क्या रहेगा वो भी इस चक्र से आप देख सकते हैं कि पृष्ठ क्रमांक 94 पर जो चक्र दिया है उससे हम किस प्रकार से इसको समय के वाहन को ज्ञात करेंगे वो पता चल जाएगा। अब देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पर ज्ञात किया कि जो नाड़ी है उसको कैसे देखेंगे। तो हमने एक सर्प चक्र बनाया। सर्प चक्र में उन नक्षत्रों को स्थापित किया। नक्षत्रों को स्थापित करने के बाद हमें पता चला कि कौन सा नक्षत्र किस नाड़ी में जावेगा। तो वो नाड़ी चक्र भी हमने सर्पाकार चक्र बना के अच्छी प्रकार से हम यहाँ समझे, ताकि नाड़ी याद करने की जरूरत ही नहीं लगी कि हम कौन सी नाड़ी में जाएंगे। इसी प्रकार हमने चर्चा करी हंसक पर। हंसक क्या है, क्यों है। दूसरा, फलित में वर्ण, वश्य, गण, इनका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको कैसे देखते हैं। राशि की जाति वर्ग कैसे देखी जाए, आप एक टेबल बनाकर जो है शीघ्रता से देख सकते हैं कि ये जो है राशि कौन से वर्ण की है। क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, कौन से वर्ण में ये राशि जा रही है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा करी। और विस्तार से चर्चा करने के बाद ये पता चला कि इसको ज़्यादा गौर करके याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक के द्वारा हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही हमने हंसक समझा, वर्ण समझा और उनका फलित में क्या उपयोग होता है, फलित को कैसे देखेंगे इनके आधार पर। कोई राशि मेष लिखी गई है तो मेष क्यों लिखी गई है, क्यों, क्या कारण है, उसके कारण पर हमने विस्तार से प्रकाश डाला। नक्षत्रों का विभाजन किस प्रकार से है उस पर प्रकाश डाला और राशियों का विभाजन किस प्रकार से है उस पर प्रकाश डाला। किसी राशि का मेष नाम क्यों पड़ा, चतुष्पद राशि क्या है, इस पर हमने विचार विमर्श किया। उसको चतुष्पद ही क्यों कहते हैं, इस पर विचार विमर्श किया कि राशियां चतुष्पद कैसे हो जाती हैं, द्विपद कैसे हो जाती हैं, अपद कैसे हो जाती हैं। इन बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा करी और ये पाया कि इनको याद किए बगैर ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चतुष्पद है, कौन सी द्विपद है, कौन सी अपद है। ये हमें याद करने की कतई आवश्यकता नहीं लगती है। इनमें भी फिर कुछ चतुष्पद होने के बाद भी वनचर हैं, जलचर हैं, मानव हैं, इन पर विचार किया गया। तो ये जो है ये भी फलित में विचारनी होती हैं।
अब इनका जलचर, वनचर, मानव आदि जो इनकी प्रवृत्ति हैं वो फलों में बड़ा महत्व रखती है, इसलिए हमने इस पर भी चर्चा करी। एक राशि में 30 अंश ही क्यों होंगे, उस पर चर्चा करी। एक नक्षत्र 13 अंश 27 कला का ही क्यों होगा, उस पर चर्चा करी। हम ये कह सकते हैं कि यह नक्षत्र 13 अंश 20 कला का क्यों हुआ, उस पर हमने प्रैक्टिकली गणित करके देखा कि हाँ ये नक्षत्र इस कारण से 13 अंश 20 कला का हुआ। और अब नवीन उसमें हम चर्चा करेंगे कि 2.5 गुना क्यों करते हैं, 4 मिनट का गुणा ही क्यों करें, देशांतर कैसे, स्टैंडर्ड अंतर कैसे, किसी स्थान के अक्षांश निकालना चाहें तो कैसे निकालें, किसी स्थान के देशांतर निकालना चाहें तो कैसे निकालें, उसकी भी 2-3 विधियों पर प्रकाश डालेंगे ताकि विद्यार्थियों को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार आज का ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।